प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अध्ययन और अध्यापन की इस नई तकनीक में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनीता गौतम, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जेपी इंटर कॉलेज कैंपियरगंज गोरखपुर से आपके समक्ष कक्षा 11 के जीव विज्ञान विषय के अध्याय 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में पादप वृद्धि नियामकों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि पादप वृद्धि नियामक किस प्रकार से पौधों की वृद्धि और परिवर्धन को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। बच्चों, इस अध्याय को अच्छी तरह समझने के लिए हमें अध्ययन बिंदुओं को देखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं अध्ययन बिंदु। अध्ययन बिंदुओं में सबसे पहले हम बात करेंगे पादप वृद्धि नियामक की, जिसमें हम पादप वृद्धि नियामकों की विशेषताओं और प्रकार को समझेंगे। आगे ऑक्सीन्स, तब जिब्रेलिन्स, इसके बाद साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक अम्ल और अंत में एथिलीन के विशेषताओं, खोज और इनके कार्यों के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना पहला अध्ययन बिंदु, पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि और परिवर्धन को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे हम पादप वृद्धि की। तो पादप वृद्धि क्या है? बच्चों, जब हम किसी बीज को जमीन में बोते हैं तो वह प्रस्फुटित होता है और नवोद्भिद पौधा दिखाई हमें देता है। नवोद्भिद पौधा धीरे धीरे विकसित होकर के बड़ा पेड़, विशालतम वृक्ष बना लेता है। अब हम कहते हैं कि पौधा हमारा बड़ा हो गया, परंतु वास्तव में पौधों में वृद्धि पौधों के आकार, आयतन, कोशिकाओं की संख्या तथा शुष्क भार में होने वाली वह बढ़ोतरी है जो कि अनपलट होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, वापस नहीं होती, उसे हम पादप वृद्धि कहते हैं। अब पौधों में वृद्धि और परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसको दो प्रकार के कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। पहले कारक को हम बाह्य कारक कहते हैं जो वातावरणीय होते हैं, जैसे तापमान, वर्षा, जल और आर्द्रता आदि। दूसरे जो कारक हैं उनको हम आंतरिक कारक कहते हैं, जिनमें पादप वृद्धि नियामक आते हैं, पदार्थ आते हैं। पादप वृद्धि नियामक पौधों की वृद्धि और परिवर्धन को, यानी कि उनके समुचित विकास को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। चलिए अब हम पादप वृद्धि नियामकों की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं जो पौधे के एक भाग में निर्मित होकर के अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं और उन अंगों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। बच्चों, पादप वृद्धि नियामक अति सूक्ष्म मात्रा में होने पर भी पौधों की वृद्धि और परिवर्धन पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। बच्चों, पादप वृद्धि नियामकों को पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के वृद्धि नियामक पदार्थों को पाया गया है। पहला ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक अम्ल और एथाइलीन। बच्चों, अब पादप वृद्धि नियामकों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर 2 समूहों में रखा जाता है, बांटा गया है। पहले समूह को हम कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक नियामक या ग्रोथ प्रोमोटिंग रेगुलेटर्स। ये क्या हैं? ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे वृद्धि नियामक हैं जो पौधों की वृद्धि में सहयोग करते हैं। इनमें ऑक्सीन्स को, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स को रखा गया है, जो पौधों में कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, ट्रॉफिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि को प्रभावित करते हैं, इनमें सहयोग करते हैं। दूसरे जो पदार्थ हैं वो है दूसरा जो समूह है वह है वृद्धि संदमक नियामक। बच्चों, या ग्रोथ इनहिबिटिंग रेगुलेटर्स। ये ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे वृद्धि नियामक हैं जो कि पौधों की वृद्धि को संदमित करते हैं, रोकते हैं। इनमें एब्सिसिक अम्ल और एथाइलीन को रखा गया है और ये बीजों में प्रसुप्ति, विलगन आदि को प्रभावित करते हैं।
बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पादप वृद्धि प्रवर्धकों की या ग्रोथ प्रमोटिंग रेगुलेटर्स की। ग्रोथ प्रमोटिंग रेगुलेटर्स में हम ऑक्सीन्स की बात सबसे पहले करेंगे। ऑक्सीन के बारे में पहले जानेंगे हम। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीन। ऑक्सीन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बढ़ना या टू इंक्रीज। बच्चों ऑक्सीन्स वे कार्बनिक रसायन हैं जो पौधों में कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के लिए आवश्यक होते हैं। बच्चों ऑक्सीन्स का निर्माण प्रायः तने व मूल के बढ़ते हुए शिखर पर होता है और वहां से वह क्रियाशीलता वाले भागों में जाते हैं। ऑक्सीन्स की खोज के बारे में जरा हम जान लें बच्चों। सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने 1880 में इन वृद्धि नियामक पदार्थों के अस्तित्व की खोज की थी। उन्होंने कैनरी घास में प्रकाशानुवर्तन पर प्रयोग किया। प्रकाशानुवर्तन क्या चीज है बच्चों? सूर्य के प्रकाश की तरफ पौधों के मुड़ जाने की जो क्रिया होती है उसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया पर इन्होंने प्रयोग किया कैनरी घास में। इन्होंने कैनरी घास के प्रांकुर चोल पर प्रयोग किया और बताया कि प्रकाशानुवर्तन की क्रिया में प्रांकुर चोल के शीर्ष पर कुछ पदार्थ बनता है जो प्रांकुर चोल के मुड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। इस डार्विन के प्रयोग को इस चित्र के माध्यम से जरा सा समझ लें हम। बच्चों यहाँ कैनरी घास के प्रांकुर चोल के अग्रस्त भाग को दर्शाया गया है जिस पर कि प्रकाश पड़ रहा है। अब जब प्रकाश पड़ेगा तो इस प्रांकुर चोल का जो अग्रस्त भाग है वह प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। दूसरे प्रयोग में उन्होंने देखा कि प्रांकुर चोल का जब अग्रस्त भाग हटा दिया तो उन्होंने देखा कि कोई झुकाव, सूर्य के प्रकाश की तरफ कोई झुकाव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यह बताया कि कुछ पदार्थ तो है अग्रस्त भाग में जो इसके प्रकाशानुवर्तन के लिए या झुकाव के लिए, सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ने के लिए जिम्मेदार है। अब आगे वेंट ने 1926 में जई के अंकुर के प्रांकुर चोल में प्रयोग किया और उक्त पदार्थ की खोज की और उसका नाम ऑक्सीन बताया। उन्होंने जो प्रयोग किया उसको हम जरा समझ लें। ये बच्चों ये चित्र में जई के प्रांकुर चोल को दिखाया गया है जिसके अग्रस्त भाग में ऑक्सीन बना हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, इस अग्रस्त भाग को काट करके अलग कर दिया और अगार के टुकड़े पर रख दिया। अगार के टुकड़े में ये जो ऑक्सीन है जो अग्रस्त भाग में है वह विसरित होकर के इस अगार में चला आया। इस अगार के टुकड़े को इन्होंने इस प्रांकुर चोल के जिसके की अग्रस्त भाग को हटा दिया था उसके एक तरफ पर रखा और इसके प्रभाव को जो देखा उन्होंने पाया कि ये ऑक्सीन जो अगार के में चला आया था विसरित होकर के वह धीरे धीरे इस जहाँ पर जिस तरफ इन्होंने रखा है वहाँ उस प्रांकुर चोल में पहुँच गया और जिस तरफ अगार रखा हुआ है उसकी दूसरी तरफ सूर्य के प्रकाश में झुकाव दिखाई दे रहा है प्रांकुर चोल में। तो इस तरह उन्होंने ये बताया कि यह जो पदार्थ है यही इस प्रकाशानुवर्तन के लिए जिम्मेदार है जिसे उन्होंने ऑक्सीन नाम दिया। अब ऑक्सीन्स को सर्वप्रथम मानव मूत्र से पृथक किया गया था। बच्चों ऑक्सीन्स को दो समूहों में रखा जा सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं और कृत्रिम रूप से भी बनाया गया है इनको। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सीन्स जो पौधों में बनते हैं वो इंडोल एसिटिक अम्ल इसका उदाहरण है। इंडोल एसिटिक एसिड को IAA शॉर्ट में कहा जाता है। इंडोल अगला जो है वो है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल जिसको इंडोल ब्यूटारिक एसिड या IBA भी कहा जाता है। कृत्रिम ऑक्सीन्स में नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल आता है जिसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या NAA शॉर्ट में कहा जाता है और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आता है जिसे शॉर्ट में 2,4-D कहा जाता है। बच्चों ऑक्सीन्स का संवहन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। चलिए बच्चों ऑक्सीन्स के कार्य को देख लेते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पादप वृद्धि नियामक है। इसके कार्यों को देखें हम। शीर्षस्थ प्रभाविता बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसका। शीर्षस्थ प्रभाविता क्या होती है पहले ये समझें। बच्चों यहाँ ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में यह एक किसी पौधे का अग्रस्त भाग है जिसमें यह ऊपर की ओर शीर्षस्थ कलिका है और ये
पार्श्व में पार्श्व कलिकाएं काले रंग से दिखाई गई हैं। अब शीर्षस्थ प्रभाविता क्या होती है इसको जाने हम, कि जब शीर्षस्थ कलिकाओं की उपस्थिति में इनका इतना प्रबल प्रभाव होता है कि ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोक देते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीन बनता है। अब यहाँ देखिए चित्र में शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में इन पार्श्व कलिकाओं का जो विकास है वो संदमित हो गया है। अगर इस अग्रस्त भाग को हटा दिया जाए, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, अग्रस्त भाग को हटा दिया गया है। हटा देने पर ये जो पार्श्व कलिकाएं हैं इनमें क्या होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। शीर्षस्थ कलिका की अनुपस्थिति में पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि हो रही है। बच्चों आपने देखा होगा माली बगीचे में जो काम करते हैं, माली चार दीवारी के रूप में जो झाड़ियाँ लगी होती हैं उनको बराबर ऊपर से काटते रहते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि झाड़ियाँ जो है सघन हो जाएं। असल में वो क्या करते हैं, ऊपर के अग्रस्त कलिकाओं को हटा करके और शीर्षस्थ प्रभाविता को खत्म करते हैं ताकि पार्श्व की कलिकाएं विकसित हों और झाड़ियाँ सघन हो जाएं। तो इस तरह से ऑक्सीन का कार्य शीर्षस्थ प्रभाविता में होता है। आगे जो अगला कार्य है वो है कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण यानी कि सेल इलॉन्गेशन। यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ऑक्सीन जो है इस अग्रस्त भाग में दिखाई दे रहा है बना हुआ, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अब कोशिका दीर्घन की प्रक्रिया होती है प्रकाशानुवर्तन की प्रक्रिया में, और यहाँ ये जहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ रहा है, विपरीत दिशा में सूर्य के प्रकाश की ओर के विपरीत दिशा में कोशिकाओं का दीर्घन होने लगता, कोशिका बढ़ जाती हैं ऑक्सीन के प्रभाव से। अब अगला जो कार्य है वो देख लें, अनिषेक फलन, जिसमें कि इंडोल एसिटिक एसिड विशेष रूप से कार्य करता है। अनिषेक फलन क्या है ये जानें। बच्चों पौधों में जो फल होते हैं अगर बिना निषेचन के ही इनका निर्माण हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अब कुछ पौधे जैसे कि टमाटर, संतरा, नींबू, इन सब में अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है और बीज रहित फल बनते हैं। यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, यह टमाटर की एक शाखा है जिसमें कि पुष्प यहाँ लगा हुआ है। अब यह पुष्प अपरागित पुष्प अगर है, जिसमें परागण की प्रक्रिया नहीं हुई, और परागण की प्रक्रिया नहीं हुई तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, तो इस अपरागित पुष्प के मादा भाग के, जिसे हम जायांग कहते हैं, मादा भाग के ऊपरी हिस्से यानी वर्तिकाग्र पर अगर ऑक्सीन का लेपन कर दिया जाए तो अपरागित पुष्प में भी फलों के विकास का आरंभन शुरू हो जाता है, फल विकसित हो जाता है जो कि बीज रहित होता है। तो इस तरह जो अनिषेक फलन है, अनिषेक फलन की प्रक्रिया में भी ऑक्सीन का जो है कार्य होता है, प्रभाव होता है। बच्चों आगे जो अगला कार्य है वो है विलगन को रोकता है। कौन सा ऑक्सीन? 2,4-D नफ्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। बच्चों विलगन क्या है इसको समझिए। पौधों में पुष्प के अंग जैसे पत्ती, फल और फूल, ये प्राकृतिक रूप से पौधे से पृथक हो जाते हैं, इसी को हम विलगन कहते हैं। यहाँ विलगन की प्रक्रिया पत्ती में दिखाई जा रही है। यह एक स्वस्थ हरी पत्ती है, इसमें विलगन परत का निर्माण होता है और पत्ती पृथक होकर के बाहर जो है पौधे से पृथक हो जाती है। अब जब ऑक्सीन का निर्माण, इसमें ऑक्सीन जो है कम बनता है, तब विलगन की परत बनती है और पत्ती जो है यहाँ विलगित होकर के अलग हो गई है। अब अगर ऑक्सीन का इस पर छिड़काव कर दिया जाए, पौधों पर छिड़काव कर दिया जाए, तो ये विलगन की जो प्रक्रिया है वह कम हो जाती है, धीरे धीरे होती है, समय लगता है उसमें। अगला जो कार्य है वो है जड़ों का आरंभन। जड़ों का आरंभन जिसमें कि इंडोल एसिटिक एसिड सक्रिय रूप से काम करता है। यह बच्चों आपने देखा होगा कलमें लगाई जाती हैं, जैसे गुलाब की कलमें लगाया जाता है, तो अगर कलमों को ऑक्सीन में डुबो करके लगाया जाए तो उनमें जड़ों का आरंभन तेजी से होता है, जड़ जल्दी बन जाते हैं। अगला जो कार्य है वो ऑक्सीन्स का, वह घावों को भरने में, पौधों को घाव लग जाते हैं, कट जाता है कोई हिस्सा, तो उसको भरने में ऑक्सीन का कार्य होता है। आलू में प्रसुप्तावस्था बनाए रखता है कौन सा? नफ्थलीन एसिटिक एसिड।
सबसे पहले जाने प्रसुप्त अवस्था क्या होती है। बच्चों, बीज और कलिकाओं में विश्रामावस्था की वह अवस्था जिसमें कि वे अंकुरित नहीं होते हैं, उसे हम उसकी प्रसुप्तावस्था कहते हैं। अब आलू ऐसी फसल है जिसका जो एक बार वर्ष में एक बार बोया जाता है, होती है इसकी फसल। अब इसका संग्रह किया जाता है ताकि इसका हम साल भर उपयोग कर सकें, हमेशा उपयोग कर सकें। संग्रह करने में इसे गोदामों में रखा जाता है जहाँ पर जो कंद हैं आलू के, उनकी कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं और वृद्धि करती हैं। जब ये वृद्धि करती हैं तो आलू में जो स्टार्च होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और आलू खराब हो जाता है। जब ऑक्सीन्स का यानी कि नफ्थलीन एसिड का छिड़काव इन पर कर दिया जाता है गोदाम में आलूओं पर, तो कंद की जो अंकुरण है वह रुक जाता है, उसकी प्रसुप्तावस्था बढ़ जाती है। अगला जो कार्य है वो है खरपतवार नियंत्रण। कौन से चुनिंदा तृणों को नष्ट करता है? कौन? 2,4-D। बच्चों, बहुत ही बढ़िया यह कार्य है ऑक्सीन्स का। आपने देखा होगा फसल उगाई जाती है, फसलों को उगाने पर उनके साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जिनको ऑक्सीन्स के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है। 2,4-D का, यहाँ 2,4-D लिखा हुआ है, 2,4-D का इस्तेमाल व्यापक तौर से खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। विशेषकर द्विबीजपत्री खरपतवारों को यह नष्ट करता है चुनकर, और एक बीजपत्री परिपक्व फसलों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चों, पुष्प का आरंभन किसमें? अनानास में देखने को मिलता है ऑक्सीन्स का। कौन से? 2,4-D और नफ्थलीन एसिटिक एसिड। बच्चों, अनानास ऐसा फल है जिसमें पुष्पन अलग अलग समयों पर होता है, तो इस अगर उनमें पौधों पर ऑक्सीन्स का छिड़काव कर दिया जाए तो पुष्पन एक साथ हो जाता है, जिससे फल का निर्माण एक साथ होता है और उन्हें एक साथ बाजार में ले जाया जा सकता, अनिश्चितता इनकी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से पुष्प के आरंभन में भी ऑक्सीन का कार्य होता है। अगला जो हमारा पादप वृद्धि नियामक है वो है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जिन्हें जिब्रेलिक अम्ल या GA कहते हैं। बच्चों, बहुत ही इसकी जो खोज है बहुत ही रोचक है। सर्वप्रथम जापान के किसानों ने देखा कि धान के कुछ पौधे अधिक लंबे, पतले, पीले व दुर्बल हो गए, जिसे बैकने या मूर्ख नवोद्भिद रोग या फुलिश सीडलिंग डिजीज कहा गया। आगे कुरुसोवा ने इस रोग का कारण एक कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई को बताया, जो कि फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी की लैंगिक अवस्था है। याबुता और हयाशी ने इस कवक से एक वृद्धि नियामक पदार्थ को प्राप्त किया जिसे उन्होंने जिब्रेलिन कहा। बच्चों, विभिन्न प्रकार के पौधों में 100 से अधिक जिब्रेलिन्स पृथक किए गए हैं, जैसे GA1, GA2, GA3 आदि। इनमें GA3 सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पौधों में। जिब्रेलिन्स के कार्यों को जरा हम देख लें। गन्ने में पर्व दीर्घीकरण। बच्चों, यहाँ चित्र दर्शाया गया है, ये गन्ने का टुकड़ा है और ये गन्ने का टुकड़ा है। इसमें यह जो गन्ने का टुकड़ा है, इसमें यह भाग और यह भाग पर्व संधि को दर्शा रहा है, और इसके बीच का जो ये भाग है इसे हम पर्व या इंटरनोड कहते हैं, अंतःपर्व भी कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो अंतःपर्व है उसकी लंबाई छोटी है। अंतःपर्वों में ही शर्करा संचित होती है। जब इनमें जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाता है तब अंतःपर्वों की जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाती है, और जब लंबाई में वृद्धि होती है तो इन अंतःपर्वों में ही शर्करा संचित होती है, ज़्यादा शर्करा संचित होती है, और इस तरह फसल या उपज ज़्यादा होती है। आगे अगला हम देखेंगे कार्य जो जिब्रेलिन का है वो बोल्टिंग प्रभाव। बोल्टिंग के प्रभाव में हम जानेंगे कि ये जो बोल्टिंग प्रभाव है वह रोजेट स्वरूप के पौधों में होता है। रोजेट स्वरूप के पौधे क्या हैं? ऐसे पौधे जिनमें जो पर्व संधियां हैं, पर्व संधियां वो नज़दीक होती हैं और पर्व जो अंतःपर्व है वो काफ़ी छोटे होते हैं। इन्हें हम रोजेट स्वरूप के पौधे कहते हैं। इन पौधों में विशेषकर यहाँ पत्ता गोभी में दिखाया गया है बोल्टिंग का प्रभाव। बच्चों, यहाँ इस चित्र में पत्ता गोभी में ये
काले बिंदु दिखाया जा रहा है ये पर्व संधि है, और ये लाल रेखा से दिखाई जा रही है यह भाग इस अक्ष में, कोवी के इस अक्ष में, मुख्य अक्ष में अंतः पर्व है। जब जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाता है तो अंतः पर्वों की लंबाई बढ़ जाती है। अंतः पर्वों की लंबाई बढ़ जाने से जो पत्तियां हैं इस पर जो बनती हैं वो दूर दूर बनती हैं और बड़ी बड़ी बनती हैं, और पत्ता गोभी जो है उसका आकार बढ़ जाता है। इस तरह से बोल्टिंग के प्रभाव में भी जिब्रेलिन का कार्य है। पुष्पन पर प्रभाव। बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पुष्पन के लिए दीर्घ दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, यानी कि उन्हें ज़्यादा प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। इनमें अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो वो अल्प दीप्ति काल में भी पुष्पन कर लेते हैं, जैसे कि गाजर में। बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि। यहाँ मैं उदाहरण लूँगी, मटर और मक्के की पौधों की कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पौधों की लंबाई को जिब्रेलिन के प्रभाव से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह जो लक्षण बदल जाता है जिब्रेलिन के प्रभाव से, यह लक्षण उनकी संततियों में नहीं जाता, क्योंकि जिब्रेलिन उनके मटर के पौधों में या मक्के के इन पौधों में उनके जीन में कोई परिवर्तन नहीं करता। अब आगे अनिषेक फलन। अनिषेक फलन जैसे टमाटर, संतरा, अंगूर आदि में अनिषेक फलन जिब्रेलिन के प्रभाव से होता है। अंगूर, विशेषकर अंगूर बड़े बड़े जिब्रेलिन के प्रभाव से बड़े बड़े बनते हैं। शीत उपचार का प्रतिस्थापन। बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें पुष्पन के लिए शीत काल के कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो जिब्रेलिन के प्रभाव से सामान्य तापमान में भी पुष्पन कर लेते हैं। प्रसुप्तावस्था को तोड़ना, जैसे कि आलू के कंद में जो जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो कलियों का प्रस्फुटन हो जाता है, अंकुरण होने लगता है, और प्रसुप्तावस्था को जिब्रेलिन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है, या जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण को भी प्रेरित करता है। बच्चों, अगला जो पादप वृद्धि नियामक है वह है साइटोकाइनिन्स। बच्चों, साइटोकाइनिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीन्स की सहायता से कोशिका के विभाजन को उद्दीपित करते हैं। बच्चों, साइटोकाइनिन्स का संश्लेषण कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों जैसे प्ररोह, कलिकाएं, जड़ शीर्ष, तरुण फल तथा बीजों के भ्रूणपोष में होता है। मिलर तथा उनके सहयोगियों ने 1956 में काइनेटिन के रूप में सर्वप्रथम खोजा था, और एफ स्कूग ने काइनेटिन को साइटोकाइनिन नाम दिया, यह क्योंकि यह कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। लीथम को नहीं भूलना चाहिए। लीथम ने मक्के के बीज में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला साइटोकाइनिन पृथक किया, जिसे उन्होंने G18 नाम दिया। साइटोकाइनिन के कार्यों को देख लें बच्चों। साइटोकाइनिन के कार्य, इन पदार्थों का विशेष गुण कोशिका विभाजन है। बच्चों, यहाँ ये फ्लो चार्ट बनाया गया है, इसमें बताया गया है कि साइटोकाइनिन्स अगर पौधे में है तो वह अधिक सूत्री विभाजन की प्रक्रिया को कराएगा। अधिक सूत्री विभाजन होने का मतलब कि अधिक कोशिकाएं बनेंगी। अधिक कोशिकाएं बनने का मतलब कि पादप में वृद्धि होगी। अब आगे जीर्णता में विलंब। साइटोकाइनेस जो है वह पौधों में जो पौधों की आयु होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। कैसे? पत्तियों में पर्णहरिम पाया जाता है। जो साइटोकाइनिन्स होते हैं वो पर्णहरिम को नष्ट नहीं होने देते हैं जल्दी, और जो पौधा है वह लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। शीर्ष प्रमुखता का संदमन। यहाँ साइटोकाइनेस जीन का विरोध करता है, और जो अग्रस्त कलिका होती है पौधे की वह साइटोकाइनेस के प्रभाव से संदमित होती है, ताकि पार्श्व की कलिकाएं जो हैं वो विकसित हो सकें। अब अगला जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभेदन एवं पादप अंग का निर्माण। बच्चों, साइटोकाइनेस कोशिका विभाजन के अतिरिक्त कुछ पौधों के कुछ अंगों में विभेदन और पादप अंग का निर्माण करता है। बच्चों, यहाँ पर यह चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र में देखें, एक पौधे की पिथ की कोशिकाओं को संवर्धित किया गया है, और संवर्धित करने पर होने वाले प्रभाव को दिखाया जा रहा है। यहाँ संवर्धन माध्यम में साइटोकाइनिन और ऑक्सीन के अलग अलग अनुपातों के प्रभाव को इस चित्र में दिखाया गया है। पहले चित्र में देखिए, अधिक साइटोकाइनिन और
कम ऑक्सीजन का अनुपात अगर संवर्धन माध्यम में रखा जाए तो प्ररोह का विकास होता है। और अब अगले चित्र में ब में कम साइटोकाइनिन्स और अधिक ऑक्सीजन का अनुपात अगर लिया जाए तो केवल जड़ों का विकास होता है। अब मध्यम साइटोकाइनिन और मध्यम ऑक्सीजन का अनुपात अगर संवर्धन माध्यम में लिया जाए तो प्ररोह और जड़ दोनों का विकास होने लगता है। तो इस तरह साइटोकाइनिन द्वारा विभेदन और पादप अंग का निर्माण होता है। अब आगे हम देखेंगे पादप वृद्धि संदमकों को, यानी कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग रेगुलेटर्स। इनमें एब्सिसिक अम्ल को पहले हम देखेंगे। एब्सिसिक अम्ल को शॉर्ट में ABA भी कहा जाता है। इनकी खोज कांस एवं एडिकोट ने 1961 में कपास के पौधों में की। बेयरिंग ने 1963 में एसर नामक पेड़ की पत्तियों में एब्सिसिक अम्ल को खोजा। अब एब्सिसिक अम्ल के कार्यों को देख लें। वाष्पोत्सर्जन नियंत्रण। बच्चों, अब एब्सिसिक अम्ल क्या है? यह एक संदमक पदार्थ है, वृद्धि संदमक पदार्थ है। यह वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है, पौधे में होने वाली क्रियाओं को रोकता है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है खुले रंध्र है। अब एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से यह रंध्र बंद हो जाते हैं। यहाँ रंध्र बंद की अवस्था में दिखाया गया है। किसकी उपस्थिति में? अब एब्सिसिक अम्ल की उपस्थिति में। अब जहाँ जल की कमी होती है उन जगहों पर जो पौधे होते हैं वो जल प्रतिबल से गुजरते हैं, तो वहाँ एब्सिसिक अम्ल का अगर छिड़काव कर दिया जाए तो उनके रंध्र जो हैं वो बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और पौधों का विकास होता है। बच्चों, अगला जो कार्य है वो है पुष्पन को रोकना। एब्सिसिक अम्ल जो है पुष्पन को रोकता है, वृद्धि रोधक है। यह पौधों के प्रांकुर, चोल, तना, जड़ आदि की वृद्धि को रोकता है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन को भी यह रोकता है, उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। कलियों तथा बीजों की प्रसुप्त अवस्था को बनाए रखता है। इसका मतलब यह कि यह क्या करता है? अंकुरण की प्रक्रिया को होने नहीं देता है, कलियों को खिलने नहीं देता है और बीजों के अंकुरण को होने नहीं देता है। जीर्णावस्था तथा विलगन की क्रिया को ये तेज कर देता है। अगला जो हमारा पादप वृद्धि संदमक है वह है एथिलीन। बच्चों, यह एथिलीन एकमात्र ऐसा वृद्धि नियामक पदार्थ है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। इसे वृद्धि नियामक या हार्मोन के रूप में बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। एथिलीन के कार्यों को देख लें। बच्चों, यह फलों को पकने में सहायता करता है। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, यह फल है। यह एक कच्चा फल है जो हरा है, कठोर है, खट्टा है और इसमें मंड है उपस्थित। एथिलीन के प्रभाव से इसमें बदलाव आता है। इसका जो छिलका है वो लाल हो गया, यह नरम हो जाता है। इसका जो स्वाद है वो मीठा और यह रसीला हो जाता है। और इनमें जो मंड है कच्चे फल में वह शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, एथिलीन मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह विलगन की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। बच्चों, जो पादप वृद्धि नियामक हैं वह अकेले और मिल करके भी पौधों की वृद्धि और परिवर्धन को प्रभावित करते हैं। बच्चों, इस भाग को भली प्रकार से पढ़िए, सुनिए, देखिए और देखने के बाद हमने यहाँ अभ्यास प्रश्न दिया है। इस अभ्यास प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो इसी अध्याय में है, इसी भाग में है। आपको इन्हें खोजना है और इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है आपके लिए मेरा यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।